हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे, पर एग्ज़ाम का थोड़ा टेंशन चल रहा होगा। अगर आपका टेंशन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है कि मैम कौन सा क्वेश्चन कैसे यूनिवर्सिटी में पूछता है, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पढ़े और कैसे यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट करे, तो डोंट वरी, इस टेंशन को आप भूल जाइए। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ अभी। आपका इस टेंशन को दूर करने के लिए मैं फिजियोलॉजी सीरीज़ लाई हूँ, जिसमें हर एक चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सारा जो क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ, अगर आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी से आप हैं, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसमें यही सारा क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि यही हाईलाइटेड टॉपिक है। हर एक चैप्टर में जो हाईलाइटेड है उसी को मैं कवर करूँगी। सेल साइकिल हमारा हो चुका है, हम लोग ब्लड देख रहे हैं, तो आज हम लोग देखेंगे हीमेटोपोइसिस। तो सोच रहे होंगे कि मैम आप इससे पहले तो फंक्शन और कंपोजिशन लिखे हैं, तो हाँ इसको मैं लिखी हूँ, लेकिन ये फंक्शन और कंपोजिशन बहुत ही ईजी है। अब बुक से भी कर सकते हो, अगर नहीं करते हो तो आगे भी CSAP सब आएगा, जिसको मैं एक साथ कवर करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप 1 से 2 मंथ बाद देखते हैं तो ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। फिजियोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है वो मेरा कंप्लीट रहेगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आज का वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक हीमेटोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर ये समझ लेते तो आपके लिए आसान होगा। हीमेटो मतलब होता है रिलेटेड टू ब्लड, और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो क्या होगा इसमें, ब्लड में जो सेल्स है उसका फॉर्मेशन होगा, और यही चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो क्या इसमें देखेंगे, सबसे पहले इसका डेफिनेशन तो आपको लिखना होगा। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है पूरा वही सीक्वेंस में बताऊंगी, लास्ट में नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, तो वीडियो क्लास तक बने रह सकते हैं। क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल, जिसमें कौन कौन से सेल्स आते हैं, बोलो बोलो। RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ये ब्लड सेल है। इसी को फॉर्मेशन को हीमेटोपोइसिस बोलते हैं। ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, ये तो हीमेटोपोइसिस पूरा ब्लड सेल फॉर्मेशन हुआ तो उसका नाम हुआ। अब ब्लड जो स्पेशली सेल है उनके लिए भी टर्म्स होते हैं। तो अगर RBC का फॉर्मेशन जिससे होता है, द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट और RBC को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इतना नॉर्मली आपको पता होगा, जिसको इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड से रिलेटेड, रेडिश या रेड, और पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, तो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन। ल्यूकोपोइसिस का मतलब होता है कि WBC जो सेल्स हमारे पाए जाते हैं उसी को ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, तो इसका फॉर्मेशन डेट मीन्स ल्यूकोपोइसिस। और थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब क्या होता है, इसमें जो है वो बचा कौन है, प्लेटलेट्स। हमारा प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है, और इसके फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन इससे सब हो गया। हीमेटोपोइसिस का साइट्स कहाँ है। अब सेल्स का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो कहीं तो हो रहा होगा, तो वही सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम लोग कब से देखेंगे, जब हम लोग का ओरिजिन हुआ है तभी से ब्लड हमारे बॉडी में आया, तभी से हमारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। तो वो जब फीटस का मतलब क्या होता है कि माँ के ओम में, मम्मा के ओम में आप पेट में जब रहते हैं, तो जब बच्चा पल रहा होता है तो उसको फीटस बोलते हैं। तो जब 0 से लेकर 2 मंथ तक का बच्चा होता है तो कहाँ होता है, योक सेक जो है उसी से जो है वो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे कोई भी सेल्स हो, और WBC, RBC, प्लेटलेट्स जो भी। ये यहाँ पे क्या है कि 2 से 7 मंथ का जब बच्चा हुआ तो तब लीवर और स्प्लीन में, कुछ लीवर में होता है फॉर्मेशन ब्लड सेल्स का और कुछ स्प्लीन में, और 5 से 9 मंथ तक बोन मैरो में होता है। आप इससे नहीं कन्फ्यूज हो कि मैम यहाँ पे 7 लिख दिए फिर यहाँ पे 5 क्यों लिखे, मतलब कि जब ये जो ड्यूरेशन होता है, कुछ जो है बोन मैरो में फॉर्मेशन होते रहता है और कुछ लीवर स्प्लीन में ही होते रहते हैं, इसीलिए ऐसा बोल देता है। इस तरह से आपको फिगर भी बनाना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छे से आप फिगर बनाते हैं तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है। अब हम लोग चिल्ड्रन में देखेंगे। फिटस तो हमारा हो गया। फिटस क्या था, पता चल गया होगा कि इंट्रायूटेराइन लाइफ, यानी मम्मा के उम्र में जब बच्चा रहता है तो कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है ब्लड सेल का। चिल्ड्रन जब बच्चा जन्म लिया तो बोन मैरो में होता है। ऑल बोन मैरो, जितने भी हमारे बोन मैरो कहाँ होता है, हमारे बोन में, तो उसके बोन में जो बोन मैरो वहाँ पे फॉर्मेशन होगा। एडल्ट में कहाँ होता है, तो बोन मैरो में ही होता है, लेकिन लॉन्ग बोन और जो फ्लैट बोन है उसमें होने लगता है। इसका एग्जांपल क्या है, स्टर्नम, रेस, वर्टिब्रा, स्कल, सैक्रम, पेल्विस और फीमर का जो इंड है, मतलब कि लॉन्ग बोन के इंड पार्ट में, और फीमर क्या है, लॉन्ग बोन, उसके इंड पार्ट में फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टेजेस ऑफ हीमोपोइसिस। तो आप सोचिएगा हीमोपोइसिस क्या है मैम, हम लोग तो हीमेटोपोइसिस पढ़ रहे हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है। हीम और हीमेटो एक ही चीज़ है। हो सकता है आपसे हीम ना पूछ के हीमेटोपोइसिस पूछ, इसलिए मैं अलग टर्म्स भी यूज़ कर लूँ, दोनों एक ही चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से ही हमारा जो है वो फॉर्मेशन होता है ब्लड सेल का। जैसे हमारे बॉडी में स्टेम सेल पाए जाते हैं तो आपको पता होगा, जिसमें कि टोटिपोटेंसी और प्लूरोपोटेंट करके एक आता है, मतलब 2 सेल इसमें होते हैं। तो प्लूरोपोटेंट वाला ब्लड सेल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इसमें भी हम लोग देखें
तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल बोल रहा है, डेट मीन्स ब्लड से रिलेटेड पोइटिक फॉर्मेशन करेगा। स्टेम सेल जो कि ब्लड वाला फॉर्मेशन करेगा। स्टेम सेल जो है वो बहुत मतलब जितने भी डिफरेंट टाइप के सेल है वो सबको फॉर्मेशन करता है। जब हीम का करेगा ब्लड का तो हिमेटोपोइटिक। ये जो है वो दो में ये अनकमिटेड है। अनकमिटेड का मतलब होता है कि वो एक चीज़ से सारा चीज़ को निर्माण कर सकता है, सारे ब्लड सेल तो बहुत सारे तो उसको कर सकता है। और फिर जब कमिटेड में ही आता है कि मतलब अब कॉमन कि किसके लिए ये बना है, मतलब इसी को एक कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। तो सबसे फर्स्ट एक कॉमन माइलोइड प्रोजेनाइटर और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर। इसको देख के आप में भी डर रहे होंगे, लेकिन बहुत आसान है। एक बार मैं आपको समझाती हूँ, फिर याद कैसे करना है वो भी बताती हूँ। ये दो में फॉर्मेशन हुआ तो आपको इसको देख कर तो पता चल रहा होगा कि लिम्फोइड यानी लिम्फोसाइट से रिलेटेड, तो बस यही करना है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल आप जब लिखिएगा ना तो लिम्फोसाइट को बस अलग कर दीजिए, बाकी जितने भी सेल्स बचे चाहे वो प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट एंड WBC में जो लिम्फोसाइट को छोड़कर जो बचा वो फॉर्मेशन होगा कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर से। तो इतना तो आपके लिए इजी हो गया। तो इसमें भी ये मेगा कैरियोस ब्लास्ट आगे मतलब ये प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट यानी RBC और एक मास्ट सेल आता है, इसका भी यही फॉर्मेशन करता है। और माइलोब्लास्ट जिसमें कि WBC जो लिम्फोसाइट के अलावा बचे उसका फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं मेगा कैरियोसाइट का, क्योंकि यही फर्स्ट है। तो मेगा कैरियोसाइट सबसे पहले जो कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर है, अगर उसको प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करना है तो ये जो चेंज हो जाएगा मेगा कैरियोब्लास्ट, अलग अलग सेल का अलग अलग नाम बस है, इसको भी कैसे याद रखना है बताती हूँ मैं आपको। तो इसमें मेगा कैरियोब्लास्ट इसको क्यों नाम है, मेगा मतलब इसका सेल बड़ा होता है और फर्स्ट टाइम में न्यूक्लियस होता है, फिर आगे इसमें प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होते हैं और इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी WBC में पाए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट में इसमें मल्टी न्यूक्लिएट जो है वो बड़ा सेल करके पाया जाता है, इसलिए इसका मेगा कैरियोब्लास्ट नाम आया। फिर जो है वो प्रो मेगा कैरियोसाइट में बदलेगा, इसके बाद मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट रिलेटेड है प्लेटलेट से और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन हो गया। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये कॉमन नॉलेज तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस है, इधर से ऐसे ऐसे पाया जाए और इसी का साइटोप्लाज्म जो अलग होता है ना तो छोटा छोटा प्लेटलेट्स बन जाता है, ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहले जो है वो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो बेसोफिलिक इरिथ्रोसाइट, और दूसरा है पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट, और तीसरा है ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट और इरिथ्रोसाइट। मतलब मैम क्या बोल दी, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ नहीं, सबसे पहले ये दोनों की याद करने के लिए एक ही चीज़ है कि पहले प्रो जोड़ दीजिए, जैसे प्री बोलते हैं ना तो पहले इरिथ्रोब्लास्ट कर दीजिए। ब्लास्ट नहीं किसी भी सेल का फॉर्मेशन होता है। और बेसोफिलिक, अगर बेसोफिलिक आपको नहीं नाम याद रहता है तो अर्ली आप इरिथ्रोसाइट भी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट इंटरमीडिएट इरिथ्रोसाइट भी इसको बोला जाता है, और ऑर्थो का जो है वो लेट जो है वो इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। तो इसमें आपको करना क्या है, ये इसका ये नाम क्यों है, दोनों नाम लिखना अच्छा होता है एग्जाम में, क्योंकि बेसोफिलिक इरिथ्रोसाइट क्यों बोला गया, तो इसमें कुछ मतलब कि डाई पाए जाते हैं और इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म है वो बेसिक नेचर का है। इसीलिए पॉली में क्या होता है कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है उसका फॉर्मेशन होने लगता है, तो हीम जो है वो एसिडिक नेचर का है, तो इसीलिए जो ये है ना हीम और मतलब एसिडिक और बेस दोनों नेचर का होता है, तो ये डाई आता है उससे ये जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए इसका पॉली मतलब एसिड और बेस दोनों डाई से ये पहचान में आ रहा है लैब में। ऑर्थो में क्या होता है कि मतलब इसका जो है ज़्यादा ही इसमें हीमोग्लोबिन आ जाता है, तो ये एसिडिक नेचर का ही हो जाता है, तो इसीलिए ऑर्थोकॉन्ड्रोमेट्रिक मतलब इसमें ऐसा डाई का यूज होता है, इसीलिए ऐसा नाम है। अगर आपको ये नहीं याद रह रहा है तो अर्ली और जो मैं इंटरमीडिएट और लेट जो बताई वो ही से आप याद रख लीजिएगा। और एक इरिथ्रोपोइसिस इंपॉर्टेंट है, तो इसका मैं सेपरेट बना दूंगी, वहाँ से भी आप देख लेते हैं ना, तो ये चीज़ आप बना लीजिएगा। तो चलिए ये क्लियर है। अब हमें माइलोब्लास्ट को देखना है। मास्ट सेल का एक फॉर्मेशन हुआ जो कि एलर्जी सब में काम करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। माइलोब्लास्ट में क्या होगा कि इसमें जितने भी लिम्फोसाइट को छोड़कर जितने भी WBC है उसका फॉर्मेशन होगा। तो कौन कौन सा है, बेसोफिल का होगा, न्यूट्रोफिल का होगा, इसिनोफिल का होगा। इसको आप कैसे याद रखिएगा, बस एक बार आप
सब में एक ही चीज़ है, प्रोमाइलोसाइट, और यहाँ पे भी देख लिए प्रोमाइलोसाइट, और ई जोड़ दीजिएगा जो कि इसिनोफिल को डिनोट कर रहा है। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, और लास्ट में बेसोफिल न्यूट्रोफिल, क्योंकि ए ने लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे जैसे होगा उस तरह से लिखिएगा। इसको कैसे आप याद रखिएगा कि मैम प्रोमाइलोसाइट और माइलोसाइट को कैसे याद रखें, तो आपको मैं ट्रिक दे देती हूँ। आप ऐसे पापा, मम्मी, मैं और भाई, किसी कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कितने फैमिली है, तो ज़्यादा तो मैं नहीं हूँ, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है और मैं हूँ, और मैं मेरा एम से आप लिख लीजिएगा, मैं और मेरा, जिसमें मेटामाइलोसाइट हो जाएगा, और मेरा भाई है जिसमें बैंड आ जाएगा। तो इतना सारा चीज़ तो आपको याद हो गया। अब हम लोग देखते हैं मोनोब्लास्ट, जिसमें मोनोसाइट का फॉर्मेशन होगा। ये बहुत ईजी है, जिस तरह से इसको हम लोग देखे थे, मोनोब्लास्ट आगे आएगा, और प्रो जो हम लोग लगाए थे पहले, तो प्रो मोनोसाइट और मोनोसाइट, और मोनोसाइट जो ही है वो मैक्रोफेज में जाता है, जो कि रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहाँ पे मैं समझाऊंगी। ये जो है फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। तो इसको मैं बता दी थी कि आपको लिम्फोइड याद रखना है और कॉमन माइलोइड याद कर लीजिए। लिम्फोइड तो सो ही कर रहा है कि हम लिम्फोसाइट हम बनाएंगे, और जो बाकी बचेगा वो माइलोइड से याद हो जाए, मतलब आपको याद रह जाएगा। तो इसमें जो है वो न्यूट्रल किलर सेल का एक जो है फॉर्मेशन यही करता है, और ये जो है वो इनेट इम्यूनिटी में हेल्प करता है। इम्यूनिटी का भी मैं वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पे भी समझाऊंगी आपको, डोंट वरी। अब हम लोग देखते हैं इससे स्मॉल लिम्फोसाइट, मतलब अब लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होने लगा, ये कॉमन लिम्फोइड्स है। तो इसमें टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, आपको पता है कि 2 लिम्फोसाइट होता है, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। इसको टी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बोन मैरो से फॉर्मेशन होकर थाइमस ग्लैंड में ट्रेनिंग के लिए जाता है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट को बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। आप ऐसे याद रखने के लिए रख सकते हैं, लेकिन ये बर्ड्स में देखा गया था बी लिम्फोसाइट, इसीलिए इसको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आप याद रखने के लिए बोन मैरो भी याद रख सकते हैं। और इसी बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें, तो स्टेज ऑफ हीमोपोइसिस क्या था और कैसे याद रखना है, तो ये तो मैं आपको समझा दी। और 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद एकदम कंठस्थ हो जाएगा। और वैसे भी मेरा मेन मोटिव है आपको कैसे भी करके याद करवाया जाए, क्योंकि हमें लगता है कैसे लिखे, क्या याद करें क्या नहीं। किसी चीज़ से आप रिलेट करते हैं बहुत जल्दी याद हो जाता है इतना। चलिए अब हम लोग रेगुलेशन देख लेते हैं, हमारा लास्ट है, ताकि जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो कम टाइम में। सबसे पहले रेगुलेशन का मतलब आप क्या समझते हैं, कि मतलब उसका फॉर्मेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कौन उसको रेगुलेट कर रहा है वो। तो मैं पहले ही आपको बताना चाहती हूँ कि रेगुलेशन जो बहुत सारे फैक्टर मायने रखते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे उतना तो याद नहीं रख पाते, लेकिन मोस्टली चीज़ों को हम एग्जाम टाइम में लिखते हैं तो अच्छा रहता है। इरिथ्रोपोइसिस, डैट मीन्स आरबीसी का रेगुलेशन कौन करेगा, तो इरिथ्रोपोइसिस मेनली रेगुलेटेड बाय इरिथ्रोपोइटिन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ये किडनी के द्वारा सीक्रेट होता है, और जब हमारे बॉडी में जो है O2 कम होने लगता है, तो वो क्या, O2 को कौन ढो रहा है, आरबीसी ही ले जाता है हमारे बॉडी में। तो हाइपोक्सिया, O2 का कम होना हाइपोक्सिया कंडीशन कहलाता है, और हाइपोक्सिया के कंडीशन में किडनी से ये इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट होता है। तो वही लिखा है कि अब आपको मेंशन करना होगा इरिथ्रोपोइटिन इस प्रोसेस को, मतलब कि इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट होगा ना, तो आरबीसी का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो इस सीक्रेट किससे होता है ये आपको मेंशन करना होगा। तो किडनी से 90% और लीवर से भी 10% ये होता है, तो ज़्यादातर ये किडनी से ही सीक्रेट होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, ल्यूकोपोइसिस, जिसमें WBC का जो अगर उसका भी फॉर्मेशन, तो उसको भी कोई रेगुलेट कर रहा होगा। तो इसमें भी कई फैक्टर होते हैं, मतलब कि इसमें भी इंटरल्यूकिन भी आता है, इसमें भी इंटरल्यूकिन आएगा, लेकिन मेनली हम लोग को देखना है तो कौन रेगुलेट करेगा, कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर इसका नाम है। कौन सीक्रेट करता है, तो जो मेच्योर लिम्फोसाइट है, जैसे कि बी और टी अगर मेच्योर हो गए तो वो सीक्रेट करेंगे, या फिर और मैक्रोफेज जो है हमारे सेल्स में जैसे स्प्लीनिस में पाया जाएगा, तो वहाँ पे ये जो है इसका सीक्रेशन होगा। ड्यूरिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन 1000 टाइम जो इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से, मतलब हमें तो पता है WBC फाइटर सेल है, जब भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो यही काम करेगा। तो इन्फेक्शन के टाइम पे इसको ज़्यादा वहाँ पे लड़ना है, तो ये फैक्टर जो है वो ज़्यादा रिलीज होगा। और 1000 टाइम नॉर्मली से, जैसे 4000 से 11000 होता है, तो उससे 1000 गुना इंक्रीज हो जाता है, ताकि उसको मार के भगाना है। अब हमें देखना है नेक्स्ट थ्रोम्बोपोइसिस का कैसे जो है वो मतलब
प्लेटलेट्स का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो मेनली रेगुलेटेड बाय थ्रोम्बोपोइटिन, जैसे इसमें इरिथ्रो था तो रेड ब्लड से रिलेटेड, तो वैसे ही थ्रोम्बोप्लेटलेट से रिलेटेड है तो ये भी थ्रोम्बोपोइटिन से जो है रेगुलेट होता है। और भी इसमें फीडबैक वाला मैकेनिज्म भी चलता है, लेकिन उतना आप नहीं भी ध्यान रखिएगा तो चलेगा। किससे सीक्रेट होगा, तो किडनी और लिवर से सीक्रेट होता है थ्रोम्बोपोइटिन। अब हमें हमारे एग्जाम में क्लिनिकल कोरिलेशन आजकल बहुत लिखना जरूरी है, एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा मतलब ये अच्छा लगता है और अच्छा मार्क्स मिलता है। तो जहाँ पे अच्छा मार्क्स मिलेगा वहाँ पे मैं तो पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपका मार्क्स अच्छा आना चाहिए, क्योंकि आप अच्छा कंटेंट लिखने वाले हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में। क्या क्लिनिकल कोरिलेशन है, तो फॉर्मेशन जो होता है ब्लड सेल्स का वो रेड बोन मैरो में, जैसे हम लोग देखे थे ना साइट्स भी मैं आपको बताई थी, तो बोन मैरो में होता है। तो एक कहाँ होता है, तो रेड बोन मैरो में। जैसे कि आप सोचिएगा कि और भी बोन मैरो होता है क्या मैम, तो होता है, आपको पता होना चाहिए भी। येलो बोन मैरो भी एडल्ट जब इंसान होता है तो येलो बोन मैरो हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि फैट का डिपोजिशन धीरे धीरे होने लगता है हमारे बोन में, तो रेड बोन मैरो जो है वो येलो में चेंज हो जाता है। और जहाँ पे फैट आ गया, अब जिसमें मिक्स हो गया तो वहाँ पे ब्लड बोलते हैं हम वहाँ पे नहीं, अब फॉर्मेशन मैं वहाँ पे हो ही नहीं सकता हूँ, मेरे को रेड ही चाहिए, तो रेड भी होगा। इसीलिए तो हम लोग देखे कि जो चिल्ड्रेन था, आप लोग पहले वाला याद है कि नहीं है आपको, जो मैं आपको बताई थी कि चाइल्ड में ऑल बोन में फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि जहाँ भी बोन है वहाँ पे है रेड बोन मैरो। लेकिन जैसे ही एडल्ट होता है 20 साल से ज़्यादा, मतलब 20 साल से ज़्यादा अगर एज होने लगता है, तो वहाँ पे फैट जो हम लोग ले रहे हैं बॉडी में वो एक्यूमुलेट होने लगता है हमारे बोन मैरो में, जिससे कुछ पार्ट जो है वो येलो हो जाते हैं। इसीलिए हमारे लॉन्ग बोन के लास्ट में फॉर्मेशन होता है, या फिर फ्लैट बोन्स में उसी में रेड बोन मैरो पाया जाता है, तो वहाँ पे ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लिनिकल कोरिलेशन हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको नोट्स मतलब दिखा देती हूँ कि क्या मैं आपको कैसे बताई, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ये था, जिस तरह से मैं आपको बताई हूँ उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताई भी कि चिल्ड्रन में ऑल बोन्स में होता है, क्योंकि उस टाइम येलो बोन मैरो का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता है। फिर एडल्ट्स में जो है वो लॉन्ग बोन के एंड में, या फिर फ्लैट बोन्स ये सब में, जैसे कि वर्टिब्रा स्टर्नम, ये सब में होने लगता है। तो ये सारा चीज़ हमारा था। इसी तरह से आप चाहे तो अभी नोट्स बना लीजिएगा, एग्जाम टाइम में पढ़ने में बहुत हेल्पफुल रहता है। और इतना तो आप लोग जानते होंगे कि लिखते हैं कुछ चीज़ों को तो हम लोग को ज़्यादा याद रखता है, तो आप मतलब नोट्स बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ हमारा स्टेजेस थी, स्टेज भी कैसे याद रखना था वो भी मैं आपको बताई। नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन था, मेनली कौन कौन रेगुलेट कर रहा है वो चीज़ हम लोग देखें, क्लिनिकल कोरिलेशन देखें। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। और आपको मैं एक टास्क देती हूँ, क्योंकि बच्चों को टास्क देना बहुत ज़रूरी रहता है, स्टूडेंट्स को। कमेंट बॉक्स में उसका मेरे को आंसर चाहिए आपसे। आप इसका आंसर दीजिएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में, ल्यूकोपोइसिस किसे बोलते हैं। तो ये हो गया। और हाँ, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपके लिए इतना सारा कुछ करने में। तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते, इतना तो मैं आपसे होप रख ही सकती हूँ। नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, इरिथ्रोपोइसिस। उसमें रेगुलेशन भी 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, फैट भी, तो इन लोग का अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगी और इसी से रिलेटेड होगा। तो अगर आप 1 से 2 महीना बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट कंप्लीट मिलेगा, आप जाके पूरा चीज़ अपने 15 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं फिजियोलॉजी को। और ज़्यादा टाइम ना आपका वेस्ट करते हुए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।